प्यार भरी सत श्री अकाल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम आपका वेलकम करते हैं हर्मिटेज की फैमिली मीटिंग में। इस मीटिंग के एजेंडे को मूव फॉरवर्ड करने से पहले मेरा एक सबसे सवाल है, जो स्पेशली यहाँ पे मेल हैं। हम में से कितने लोग अपनी वाइफ्स, अपनी मदर्स और अपनी डॉटर्स से पूछते हैं, तुम ठीक हो, तुम अच्छा महसूस कर रही हो, हाँ कि ना? हाउ ऑफन? क्योंकि जिस मीटिंग पे हम आज एजेंडे पे बात करने जा रहे हैं, इस मीटिंग के एजेंडे में बात करने जा रहे हैं, तो मैं स्पेशली आज एक ओवरलुक्ड जो एक विमेन का रोल है, जो हर टाइम पे मतलब पूरे किसको कहते हैं कि अष्टभुजी की तरह, उसकी पता नहीं कितनी भुजाएं हैं, वो सारा काम कर रही होती है, बट उसके अपने उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, और कहीं ना कहीं उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में वो कभी भी नहीं सोच रहे होते। So today, 8th March, marked as an International Women's Day. मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ जो वुमेन को एडवोकेट कर रही हूँ। मैं भी एक मदर हूँ, डॉटर इन लॉ हूँ, डॉटर हूँ, वाइफ हूँ। तो बस एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरे अपने मुझसे हाथ पकड़ के पूछ लें, तुम ठीक हो, तुझे तो नहीं कुछ चाहिए? क्योंकि मैं सबके लिए, मेरी कंडीशनिंग में मुझे सिखाया गया है सिर्फ देना 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 as a woman. So I celebrate this day, and I am privileged to be a woman and wanted कि हम इस डे को स्पेशली आज एक्नॉलेज करें, जो भी हमारे आसपास women हैं, नॉट दैट कि वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं, क्योंकि वो हमारे अपनी हैं एंड दे नीड हमसे गुड फीलिंग्स, दे नीड सपोर्ट. So I congratulate every woman today for the Women's Day, International Women's Day. To all of you, मुबारक हो. हमारा मेन जो मकसद है ये नहीं है कि हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं या वुमेन की बात कर रहे हैं। आज हम मेल्स की भी बात करते हैं क्योंकि आज स्पेशल डे है। तो कुछ टॉपिक्स हम लेके आए हैं, कुछ इंडिकेशंस लेके आए हैं, साइन एंड सिम्टम्स लेके आए हैं, जिससे ये पता लगे कि अर्ली इंटरवेंशन कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली हम सब ने देखा है कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दे देते हैं। कई बारी पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, बैक एक हो रही है, तो आजकल तो हम इतने हो गए हैं कि अपग्रेड हो गए, हम चले जाते हैं। आजकल तो फ़ोन पे भी मैसेजेस आते रहते हैं, जैसे पहले भी बात हुई है, इतने का आपका पैकेज है, फुल बॉडी चेकअप कराओ। बट हमने अपना साइकोलॉजिकल चेकअप कब कराया था लास्ट, या कभी कोशिश की इसके बारे में? इवन इट्स नॉट दैट वी आर आस्किंग मेल्स, इवन अमंग्स फीमेल्स ऑल्सो। घर में इतने फीमेल मेंबर्स हैं, सास है, बहू है, बहन है, बेटी है, आपस में हमने कभी पूछा, भाई आज तुम चिड़चिड़े क्यों? हमने ये तो कह दिया, हम ये बड़े आराम से कह देते हैं, तेन ते गुस्सा ही चढ़िया रहता है, तेरा ते मुंह ही बनिया रहता है, तेरा ते बुत्था ही सुजा होता है। ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं कई बारी। बट क्या हमने इसके पीछे की पेन किसी से भी पूछी है? हमने कभी नहीं पूछी। आवर एम्फेसिस टुडे इज कि वुमेन्स डे 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, बट वुमेन्स मेंटल हेल्थ को हर रोज ध्यान देना चाहिए, एवरीडे बेसिस पे। हर रोज देखना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कि बड़ा डिसऑर्डर हो जाए उससे पहले। अर्ली इंटरवेंशन में बार बार कहती हूँ, अर्ली इंटरवेंशन का मतलब है कि क्राइसिस आने से पहले हम उसको सॉल्व कर ले, उसको बचा ले। घर में हम कई बारी कुछ अमाउंट रखते हैं, कुछ फंड्स रखते हैं, सेव करते हैं अपना, कि कभी क्राइसिस आया तो हम ये यूज कर लेंगे। घरों में ना कई बारी सोने के बिस्किट खरीदे होते हैं, ये बिस्किट रख लेते हैं खरीद के, कभी क्राइसिस आएगा तो ये काम आ जाएगा, बच्चों की शादियां होंगी तो ये काम आ जाएगा। बट हम क्राइसिस आने क्यों दें? उससे पहले क्यों नहीं मैनेज करें? तो जो हम आज बात कर रहे हैं कि जितनी फिजिकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही हमारी मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। इसके बारे में हम बात करेंगे, एंड हो सकता है आप में से कुछ इन साइंस एंड सिम्टम्स को रिलेट कर सके, क्योंकि कई बार ना पता ही नहीं होता क्या हो रहा है। मुझे कुछ हो रहा है पर मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे स्वेटिंग हो रही है, पर मुझे पता ही नहीं क्यों हो रहा है।
मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मुझे चिड़चिड़ाहट हो रही है, पर क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं है। सो वो पते के बारे में आज हम बात करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो अर्लियर देयर वाज़ अ ट्रेंड, जब शुरू हुआ डब्ल्यूएचओ में मेंटल हेल्थ होती क्या है? फिर एक टाइम आया वुमेन एंड मेंटल हेल्थ के ऊपर बात हुई, और आगे जाके टाइम आ गया मेन एंड मेंटल हेल्थ। तो मतलब सेगमेंट्स वाइज दे आर जस्ट प्रमोटिंग मेंटल हेल्थ। एंड जो एक रिसेंटली रिसर्च कह रही है कि दो चीज़ें जो डब्ल्यूएचओ बहुत फोकस कर रहा है, दैट इज मेंटल हेल्थ एंड सेकंड इज द कैंसर। सो इन कमिंग ईयर्स नंबर वन जो प्रायोरिटी होगी हर किसी की अपनी लाइफ में, वो क्या होगी? फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम सब अवेयर हैं, बट अब मेंटल हेल्थ को डब्ल्यूएचओ इन कमिंग ईयर्स में इन दो चीज़ों पे प्रायोरिटी दे रहा है कि नंबर वन मेंटल हेल्थ क्या होती है। सिंस द डे इज लाइक आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे, तो हम जो कह रहे हैं कि एवरी डे हम वुमेन की मेंटल हेल्थ को सेलिब्रेट करें, बिकॉज शारीरिक के साथ मेरी मानसिक सेहत वो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब गाड़ी तो मैंने अंदर से पूरी ब्रांडेड ले ली, बट अंदर मेरे क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता। बाहर से तो सज धज के आई एम रेडी लाइक अ फुल ब्रांडेड एक कार, बट अंदर क्या सिस्टम है, अंदर इंजन में गड़बड़ तो नहीं है, तो चाहे हमें जितनी मर्जी महंगी गाड़ी ले लूँ वो गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसलिए आज हम बात करने जा रहे हैं कि वुमेन मेंटल हेल्थ एंड प्लस जो कॉमन मेंटल हेल्थ क्या है, क्या साइन सिम्टम्स हैं जिसमें हम अर्ली इंटरवीन कर सकें, ताकि हम आगे जाके उसको आग बनने से, एक फुल ब्लोन एक एपिसोड या बीमारी बनने से हम उसको रोक सकें। तो मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ refers to a person's emotional, psychological and social well-being. It affects how we think, feel and behave in daily life. It also influences how we handle stress, relate to others and make decisions. हमारे यहाँ पे एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया है, थॉट, मूड, बिहेवियर। पहले सोच आती है, यानी कि हम कैसे सोच रहे हैं। उसके बाद मूड, मतलब हम फील कैसे कर रहे हैं, हाउ आर वी फीलिंग, मुझे कौन सी इमोशन आ रही है। जो मुझे ये सोच आया या सोच आई, उसने मेरे अंदर गुस्सा डाला, एंगर डाला, फियर डाला, एंग्जाइटी डाली, क्या डाला। उसके बाद मेरा बिहेवियर क्या आया, मैंने कैसे बिहेव किया। देखिए, टुडेज लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रेसर्स। कोई ना कोई स्ट्रेस होता है। छोटे बच्चे से पूछो ना, वो कहता है मुझे बहुत टेंशन है मम्मा। किस चीज की टेंशन है? और मेरा कल पेपर है, पंगा ही पड़ गया। ये पता नहीं पेपर्स क्यों डाल देते हैं टीचर्स, ठीक है। सो इफ यू कैन आस्क 5 years old चाइल्ड, वो कहता है मुझे पेपर की टेंशन है। अगर हम घर में मम्मी से पूछे क्या टेंशन है, बेटा मेहमान आ रहे हैं, अब क्या बनाना है क्या नहीं बनाना, मुझे तो टेंशन ही पड़ गई, इतने लोग आ जाएंगे कैसे संभालेंगे, इट्स बेटर कि रेस्टोरेंट ही ले जाएं। अगर हम पापा से पूछेंगे क्या टेंशन है, तो पापा जी कहेंगे मेरे से बात मत करो, बिजनेस में इतना लॉस हो रहा है, तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो पता ही नहीं चलना। या अब मैंने जॉब पे जाना है, जॉब में मेरे बॉस ने मुझे पता नहीं क्या कह देना है। सो एन नंबर ऑफ प्रेशर्स आर देयर, एन नंबर ऑफ प्रेशर्स। अगर हम एक ओल्ड एज पर्सन से पूछेंगे, वो कहेंगे मैं अब निकम्मा हो गया हूँ, नकारा हो गया हूँ। जितनी देर मैं काम करता था, जितनी देर मैं जॉब करता था, कमाता था, मेरी वैल्यू थी, अब मुझे कोई वैल्यू नहीं करता, मेरे साथ तो 5 मिनट कोई बैठने को तैयार नहीं है। तो एन नंबर ऑफ स्ट्रेसर्स आर देयर। उन स्ट्रेसर्स में हम कैसे फील करते हैं और उन स्ट्रेसर्स को हम हैंडल कैसे करते हैं सिचुएशंस में, दिस इज व्हाट इज मेंटल हेल्थ। हम गुस्से से करते हैं, आराम से काम डाउन होके करते हैं, हम एंग्शियस हो जाते हैं, हमें भाग दौड़ मच जाती है, क्या होता है। तो मेंटल हेल्थ को समझने के लिए पहले तो हम ये सोचे समझें हमें कैसे थॉट्स आते हैं सारे दिन में। 70,000 थॉट्स आते हैं मैक्सिमम दिन में, और उसमें से मोस्टली पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। पुरानी बीती हुई बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, हम उसको कट डाउन नहीं कर पाते। उसकी वजह से हमारा मूड अपसेट हो जाता है, और जब मूड अपसेट होता है फिर हमारा बिहेवियर खराब हो जाता है। सो दिस इज मेंटल हेल्थ एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगर हमारी मेंटल हेल्थ थोड़ी गड़बड़ा जाती है तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं और क्या उसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और हम उससे सोल्यूशन कैसे ले सकते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इमेजिन करते हैं, आप देखिए आप सड़क पे जाते हैं, एक गाड़ी बीच में रुक जाती है, जाम लग जाता है, पूरा क्योस हो जाता है। उसी तरह ये मेरा माइंड, आप सोचिए कि रोड है जिस पे ट्रैफिक चल रहा है, किसका? सोचों का।
अब एक सोच अगर मेरी यहाँ पे अड़ गई, स्टक हो गई, तो क्या मेरी इमोशन का फ्लो ठीक होगा? क्योस मच जाएगा? ये है मेरी मेंटल हेल्थ। और अगर यहाँ पे मेरी थॉट स्टक हो गई, इमोशन आगे फ्लो नहीं कर पा रही, तो मेरा बिहेवियर ऑटोमेटिकली अफेक्ट हो जाएगा। तो जैसे सड़क पे ट्रैफिक जाम लगता है, ऐसे ही हमारे यहाँ माइंड में ट्रैफिक जाम लग जाता है। और अगर ट्रैफिक जाम हमेशा लगा रहा, तो क्या जिंदगी चल पाएगी कि रुक जाएगी? ट्रैफिक जाम में आप देखते हो खज्जल खुआरी सब कुछ होता है। उसी तरह अगर मेरी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक है, अगर मेरे ये थॉट, इमोशंस और बिहेवियर का फ्लो, ये गिव एंड टेक नहीं ठीक चला उनके बीच में, तो मेरी जिंदगी भी बिल्कुल क्या हो जाएगी? अनमैनेजेबल, जहाँ डिसफंक्शनल। हमारी बॉडी, जैसे हमने बोला, क्या है? हार्डवेयर। हमारा ये जो माइंड है, ये क्या है? सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर की तो हम थोड़ी सी ध्यान रख लेते हैं, नहा लिया, खा लिया, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली, बट अगर सॉफ्टवेयर, ये जो मेरा माइंड है, सॉफ्टवेयर है, अगर यहाँ पे फाइल करप्ट होगी तो डाटा उड़ गया सारा, तो चलेगा? कंप्यूटर चलेगा? ये शरीर चलेगा? इसलिए मेरी मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे मेरी अंदर सॉफ्टवेयर की बार बार अगर मैं सफाई नहीं करूंगी, उसका ध्यान नहीं रखूंगी, तो मेरी जिंदगी नहीं चल पाएगी। वाई मेंटल हेल्थ? हम फिजिकल हेल्थ की बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं वाई मेंटल हेल्थ। तो आप सोचिए कि अगर सड़क पे ट्रैफिक जैम हो, तो वो जिंदगी अगर बिल्कुल रुक जाती है, अगर एक कंप्यूटर की फाइल में वायरस आ जाए तो सारा डाटा उड़ा देती है, अगर मेरी मेंटल हेल्थ नहीं ठीक हुई, तो मेरी लाइफ भी बिल्कुल करप्ट हो जाएगी, बिल्कुल यूजलेस। मतलब सब कुछ होने के बाद भी मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों को बिल्कुल एंजॉय टू द फुलेस्ट कर ही नहीं पाऊंगी। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ है क्या। तो मेंटल हेल्थ का ट्रायंगल, जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, तो मेंटल हेल्थ का मतलब हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? अपनी सोचों के बारे में। नंबर 2, अपनी फीलिंग्स के बारे में। और ये दोनों चीजें जब सिंक में आती हैं, तो क्या ऑटोमेटिकली क्या होता है? हमारा स्वभाव, हमारा बिहेवियर। मेरी एक अगर सोच अड़गी, तो मेरा मूड कैसा होता है? इरिटेबल, खींचा हुआ, मेरा स्वभाव। तो वो खींच कहाँ पे निकलती है? मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है। कोई मुझसे आता है कि ये कैसे करना है, मैं कहती हूँ पता नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि मैं अपनी कहीं सोच में उलझी हुई हूँ, स्टक हुई हूँ। इसलिए आज हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ क्या? मेंटल हेल्थ का मतलब आपको किन 3 चीजें जो ट्रायंगल में मैम ने समझाया, वो क्या है 3 चीजें? एवरीबडी थॉट लाउडली। तो आज हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं? थॉट, मूड, बिहेवियर। किसके? अपने। मुझे उनके ऊपर चेकिंग करनी है कि ये फ्लो ठीक चल रहा है मेरा। एक्चुअली जब कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें पिलर्स होते हैं मोस्टली, जिसको हम बोलते हैं बीम डला हुआ है, राइट? ऐसे ही हमारे घरों में मेल फीमेल पार्टनर्स दोनों पिलर्स होते हैं घर के। अगर एक पिलर टूट जाता है, गिर जाता है, तो बिल्डिंग टिकी रहेगी क्या? बिल्डिंग भी गिर जाएगी। इन द सेम वे व्हाई वी आर एम्फसाइजिंग कि फीमेल्स भी घर चला रही हैं, देख रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, उनकी इमोशन, अगर उनकी इमोशन डिस्टर्ब है तो पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा। एनवायरनमेंट में हमारे हस्बैंड भी आते हैं, हमारे फादर इन लॉ, फादर, बच्चे सब आ जाते हैं। अगर फीमेल की इमोशंस डिस्टर्ब हैं तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा। और फीमेल मेंटल हेल्थ, विमेन मेंटल हेल्थ पे बात क्यों नहीं की जाती, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे। क्यों इग्नोर करती है? क्योंकि विमेन आर एक्सपेक्टेड टू सेक्रीफाइस। जो फीमेल्स होती हैं, जब मुझे याद है छोटे होते ना हम सुनते होते थे अपनी नानी से या दादी से, हौली बोलिया करो, हौली, कुड़ियां उच्ची नहीं बोलदियां, तुसी कितने उच्चे बोलने लग पे। तो आई ऑलवेज यूज, मुझे अभी भी याद है, एज ए चाइल्ड आई यूज टू आस्क, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भाई लोग सारे ऊंचे बोल सकते हैं, ये लड़कियां क्यों नहीं ऊंची बोल सकती? तो ये छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, कहीं ना कहीं एज ए सोसाइटी सिंक इन की होती है फीमेल्स में। इट्स ओके, आपने सेक्रीफाइस करना है। फीमेल जो, उनसे कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहती कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, आप पे ठीक हो जाएगा। दर्द हो रही है ना, बैक एक हो रही है, टांगे दर्द हो रही है, कोई नहीं, सोवांगे ना, सवेरे उठांगे, ठीक हो जाएगा। तो एक एक टैग दी जाता है कि फीमेल्स आर देयर टू सेक्रीफाइस, फॉर सेक्रीफाइस एवरीथिंग। फीमेल्स अगर नॉर्मली देखा जाए, आप सब खाना खा लो, कोई बात नहीं, सब्जी नहीं बचेगी, मैं ऐसे ही खा लूंगी, चार के साथ खा लूंगी, इट्स ओके।
तो ये जो सैक्रिफाइसिंग वाला स्टेटमेंट है ना, ये कहाँ से आया है? ये कहीं न कहीं हमारे सोसाइटी में पेरेंटल साइड से कहीं न कहीं आया है कि हमेशा सैक्रिफाइस फीमेल ने ही करना है, और इस वजह से वो कई बारी ना चाहते हुए भी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने साइन एंड सिम्पटम्स को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट इज स्टिग्मा अराउंड मेंटल हेल्थ। इफ अ वुमन स्पीक्स अप, शी माइट बी टोल्ड इट्स जस्ट अ स्ट्रेस। आप बहुत ज्यादा सोचते हो, औरतें बहुत ज्यादा सोचती हैं। ਇਹ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨਾ ਰੋਣ बड़ी जल्दी लग ਪੈਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ अथरू ਇੱਥੇ आ ਜਾਂਦੇ फटाफट। फीमेल्स को बस रोना ही आता है। तो ये कहाँ से आया? इसका मतलब है कि जब हमें ये स्टेटमेंट मिलनी है फीमेल्स को कि आप बहुत सोचते हो, आप रो बड़ी जल्दी पड़ते हो, तो इसका मतलब है कि उनकी इमोशंस को, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेशन नहीं मिली, वैलिडेट किया ही नहीं। मूड ऑफ है तो किसी ने सुना ही नहीं, क्यों मूड ऑफ है? मे बी अ स्मॉल रीजन, मे बी एक छोटी सी झिड़क पड़ी है, डांट पड़ी है, किसी ने डिसरिस्पेक्ट कर दी है, बट किसी को वैलिडेशन नहीं मिली, उसकी वजह से जो है हम मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। देन हार्मोन्स को या मूड स्विंग्स को हम कर देते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस होया होना है, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਰੋਈ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਟਸ ਨॉट लाइक दैट। फॉर एवरी इमोशन देयर इज अ रीजन। हर इमोशन के पीछे एक रीजन है, पर हम उसको वैलिडेट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। जब एक लेडी वर्किंग बनती है, वर्किंग वुमेन बनती है, ठीक है, तो वो कहेगी मुझे हेल्प करा दो, तो क्या आगे से रिप्लाई मिलता है? तुमने काम चुना था, यू चूज टू बी वर्किंग, नाउ सब मैनेज करो। मतलब मेन का काम समझा जाता है कि वो काम पे जा रहे हैं, उनका रेडीमेड टिफिन भी पैक हो जाता है, उनके लिए उनका जूस, वाटर बॉटल भी, सब कुछ एवरीथिंग मतलब ऑन व्हील्स गाड़ी में रखा जाता है। बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन, क्या सपोर्ट हमें मिलती है? हम तो अभी घर पहुंचते भी नहीं है, हम अपना बैग भी नहीं रखते, तो पहले आवाज आ जाती है, मम्मी मैगी दे दो। हमारा अगर फोन आ जाए और अगर हम बोले कि 2 मिनट में बात सुनो, तुम्हारे फोन तो बंद ही नहीं होंगे। एंड कंपैरेटिवली जब मेन का कोई फोन आ जाए, बड़ा जरूरी काम है, वहां पे सबको सपोर्ट भी मिल जाती है, एक मतलब सब अंडरस्टैंड भी करते हैं। ये हम रोज अपने घरों में देखते हैं। और अगर मैं कह दूं तूने चुना था ना काम करने के लिए, छोड़ दे, हमने तो नहीं कहा। घर में सब कुछ है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, जॉब करने की क्या जरूरत है? आपकी चॉइस है, आपने जॉब करनी थी, अब ये प्रेशर्स भी खुद ही हैंडल करो। So very little support or no support being given to the family females for this. ये होता है हम लोगों के साथ, स्पेशली हम जितना मर्जी कह लें कि वी लिव इन इक्वालिटी, बट जब काम की बारी आती है, एक विमेन का पर्सपेक्टिव काम को लेके और एक मेन के काम को पर्सपेक्टिव को लेके, देयर इज अ डिफरेंस, स्ट्रगल है। हम रोज देखते हैं उस चीज को लेके। मतलब एक जो सारा मतलब वो कह रही हूँ ना, सुबह से उठ के अष्टभुजी की तरह वो खाना भी बनाती है, वो घर पे भी देख के जाती है, वो वॉशिंग मशीन में कपड़े भी डाल के जाती है, वो दोपहर का भी अरेंज करके जाती है कि अगर पीछे से बच्चे ने आना होगा तो क्या होगा। एंड व्हेन शी कम्स इन द इवनिंग, कोई उससे ये भी नहीं पूछता तुम्हारा दिन कैसा था, तुम्हें पानी दे दे। एंड मेन आर एक्सपेक्टेड, इट्स नॉट कंट्रोवर्सी कि मेन एंड वुमेन, मैं ये कह रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में क्योंकि कंडीशनिंग ऐसे है, वुमेन को हमेशा क्या बनाया गया है? बलिदान की मूर्ति, कि सैक्रिफाइस करने में, त्याग करने में कौन सबसे आगे आएगा, तो सबसे इमेज कौन सी आएगी? विमेन की। तो हम लोगों की ब्रॉटअप ही ऐसे हुई है कि हमने क्या करना है, सिर्फ गिविंग मोड में रहना है। हम तो अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। तो इसलिए हमारी मेंटल हेल्थ, जब हम आज मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ क्यों अफेक्ट हुई है, बिकॉज ये रीजंस हैं कि हमें सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे को हमारी कंडीशनिंग में हमें सिर्फ सैक्रिफाइस वाला एक जो पूरा एक वो फ्रेज देख के बड़ा किया गया। एंड नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारा बिल्कुल भी ये नहीं है इरादा कि हम मेल फीमेल को सेपरेट कर रहे हैं। हम ये बात करना चाह रहे हैं कि क्योंकि हमारी सबकी, हमारी सबकी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है, हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें ऐसी ही चलती आ रही हैं कितनी देर से, जिसकी वजह से वुमेन्स मेंटल हेल्थ को इग्नोर किया जा रहा है। वी डोंट वांट कि हम पिन पॉइंट करें, देयर आर सो मेनी मेल्स
who are helping in their household work, बहुत कुछ कर रहे हैं, बट जनरलाइज किया जा रहा है, जनरल एक टॉक की जा रही है कि अगर ये इग्नोरेंस आ गई है या हो चुकी है, आगे ना बढ़े, एक पर्टिकुलर डिसऑर्डर की फॉर्म ना होए, हम पहले ही उसको इंटरवीन करके ट्रीटमेंट कर सकें। द नेक्स्ट इज फेयर ऑफ जजमेंट, कि अगर कोई मैं अपनी मेंटल हेल्थ की बात करूंगी तो लोग शायद ये ना कहें कि मैं कमज़ोर हूँ, जब मेरे अंदर कोई नुक्स है तो मेरी शादी कैसे होगी। और मतलब कहीं वो हम कहते हैं ना कुड़ी नु व्याना 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 है, मतलब ये कहीं बात ना कहीं अगर कोई चल गया कि इसका मुंह ठीक नहीं रहता, चाहे ये बहुत गुस्सा करती है, हम उसके कोर इशू में नहीं जाते हैं। हम तो सिर्फ उस बात को छुपा लेते हैं कि कुड़ी ने अगले घर जाना है तो क्यों गल करनी है, लोकी की कहणगे कि ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। जैसे कि ना मैम ने कहा हौले हौले ਤੁਸੀਂ बस ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲੇ कि हौले आवाज भी नहीं बाहर जानी चाहिए। एंड सिमिलरली द फेयर ऑफ जजमेंट कि एज ए वुमेन कि अगर मैंने अपनी कोई इश्यूज पे बात की तो जजमेंट लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या ओपिनियन बनाएंगे कि मैं ठीक नहीं हूँ। वो ठीक किसे, जो शब्द मैं यूज करना चाहती हूँ आप सबको पता है कि क्या होगा वो शब्द। मैं ना इस पे एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। हमारे पास बहुत सारी फीमेल आती थी, कुछ बच्चियाँ आती थी, जिनको एपिलेप्सी थी, फिट्स थे। अब वो फिट के कारण कुछ भी हो सकते हैं, उनके एमआरआई में कुछ चेंजेस होंगी या कुछ भी होंगी। तो आई स्टिल रिमेंबर इतना पेनफुल था वो कि वो बच्ची बड़ी हुई, शी गॉट बेटर, शी वाज़ बेटर ऑन द ट्रीटमेंट, बट फैमिली ने बिल्कुल शादी से कुछ दिन पहले वो दवाइयाँ बंद कर दी। क्यों दवाइयाँ बंद कर दी? दवाइयाँ इसलिए बंद कर दी कि भई शादी है, तो उनको पता लग जाएगा कि शादी हो रही है और ये दवाई खा रही है, रिश्ता ना टूट जाए, शादी ना टूट जाए। एंड रियली इट वाज़ सो पेनफुल। शादी तो हो गई, शादी के बाद इमीडिएटली बच्ची ने कंसीव कर लिया और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको इतने फिट्स आने पड़े कि वो इतना मुश्किल हो गया। तो इतना स्टिग्मा होता है। देखो, एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है। ऐसे ही हम देखते हैं कई बारी फीमेल्स में भी डिप्रेशन है, एंग्जायटी है, बाइपोलर है, कुछ भी ऐसी मेंटल हेल्थ इश्यू आ गए हैं, बट वो अनएड्रेस्ड रह जाते हैं और फैमिलीज़ मोस्टली बिफोर मैरिज कभी नहीं बताते। क्यों? क्योंकि उनको ये डर होता है अगर बता के की तो शादी तो होनी ही नहीं है। इसका घर तो बसेगा ही नहीं बिल्कुल। एंड व्हाट हैपेंस, एंड वी ऑलवेज गाइड देम, यू शुड टेल बिफोर मैरिज दैट योर चाइल्ड इज ऑन ट्रीटमेंट, क्योंकि उसके बाद जो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी फिर, और बाद में जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अब एक बात बताओ, एक फीमेल है, एक बच्ची है जो ऑलरेडी डिप्रेशन में है, उसका इलाज हो गया, वो ठीक हो गई, अब उसकी दवाइयाँ भी बंद हो गई, बट आपने नहीं बताया। सून आफ्टर मैरिज, मैरिज एक बहुत बड़ा स्ट्रेसर होता है, नई जगह जाना, एडजस्ट करना, नए माहौल में जाना। सून आफ्टर मैरिज जब उसको दोबारा से डिप्रेशन आ गई और उसको डाइवोर्स मिल गया, और डाइवोर्स एक बच्चे के समेत मिला। क्यों? बच्चा फीमेल चाइल्ड था। अब वो वाली पेशेंट, वो वाली फीमेल, उसकी मेंटल हेल्थ कहाँ जाएगी जो पहले डिप्रेशन में थी, शादी के बाद डाइवोर्स हो गया, डाइवोर्स के साथ साथ एक बेबी भी साथ लेके आई वो। तो यहाँ पे हमारा कितनी जजमेंट होती है, कितना स्टिग्मा होता है, जिसकी वजह से अब 3 जिंदगियां खराब हो गई। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, ये जो फियर ऑफ जजमेंट है ना, इससे पहले हम बाहर निकले। है प्रॉब्लम, इट्स ओके। हर बार जरूरी नहीं होता कि आपको दवाइयां ही खानी होती हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ, इनिशियली जब आपको कोई भी साइन एंड सिम्टम आता है तो आप थेरेपीज लीजिए। अगर आप थेरेपीज लेके सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। कल मैं कोई आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें आई थिंक आलिया भट्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट शी इज हैविंग एडीएचडी, और उसमें स्पेसिफाई किया था कि मुझे अब कोई शर्म नहीं है इसको बताने में, क्योंकि मुझे पता लग गया है, आई एम ट्राइंग नॉट टू टेक मेडिकेशन, क्योंकि मैं सीख रही हूँ, समझ रही हूँ, अवेयरनेस लेके आ रही हूँ कि मुझे है क्या, और मैं सेल्फ हेल्प करूँगी पहले। तो इसी तरीके से ज़रूरी नहीं होता कि आपको मेडिकेशन पे रहना है, पहले हम सीखें, समझें मुझे हो क्या रहा है और हेल्प करें अपने आप को। अगर नहीं होता फिर हम मेडिसिन की तरफ जा सकते हैं। पर इतना फ़ियर, इतना स्टिग्मा, अच्छा मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। एक तो हमने ये वर्ड जो बनाया हुआ ना, पागल, पागल कोई वर्ड नहीं होता। यस, मेंटल हेल्थ हमारी सफ़र करती है, हमें कुछ डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, पर पागल वाला, पागलपन वाली कोई वर्ड नहीं होता। वी नीड टू अंडरस्टैंड
जैसे हम फिज़िकली हर चीज़ को देखते हैं, ऐसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी प्रायोरिटाइज़ करें। जी। फैमिली एंड सोसाइटी एक्सपेक्ट वुमेन टू एडजस्ट। तो जब जहाँ बात एडजस्टमेंट की आती है तो हमें सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाता है कि तुसी कुड़ी हो, कोई गल नहीं, एडजस्ट करना सीखो पुत्तर। ठीक है, अगे भी तुसी बड़े होके दूसरे घर च जाना है, तुसी एडजस्टमेंट सीखो। बहुत अच्छी बात है, बट एडजस्टमेंट में एक बार किसी के मन का तो पूछ लो कि उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस मतलब सिचुएशन से गुजर रहा है। हम लोगों का अगर शरीर बीमार हो सकता है, हमें बुखार हो सकता है, तो आप बताइए क्या हमारी सोचें बीमार नहीं हो सकती? हमारा मन बीमार नहीं हो सकता? तो फिर हम उस चीज़ में हमारा नज़रिया क्यों बदल सकता है? शरीर में हल्का-सा खाँसी-ज़ुकाम होता है, हम तुरंत एक गोली लेने में झिझकते नहीं हैं कि डोलो दे दो, ठीक नहीं लग रहा। बट जब हम कह रहे हैं कि मेरा मूड इतने दिनों से खराब है, मेरी सोचें एक जगह पे अटक गई है, मुझे हर टाइम पे बेचैनी रहती है, डर रहता है, उसके लिए मुझे डॉक्टर पे जाने पे क्यों इतनी हिचकिचाहट होती है? तो जैसे फिज़िकल हेल्थ, मेरा शरीर बीमार हो सकता है, हमारा मन भी बीमार हो सकता है, मेरी सोचें भी सिक हो सकती हैं, मेरा बिहेवियर भी कहीं न कहीं अफ़ेक्ट हो सकता है, तो मुझे हेल्प माँगने में क्यों दिक्कत है? मुझे हर टाइम पे ये नहीं है, मेरे से अगर एडजस्ट किसी चीज़ को लेके नहीं हो रहा, बियॉन्ड माय लिमिट, मेरे से अब नहीं हो रहा, मेरी ब जितनी मेरी सैचुरेशन थी, उतनी से ज़्यादा मेरी क्षमता से ज़्यादा मैंने कोशिश की, नहीं हो रहा, तो मुझे हेल्प माँगने में क्या मुश्किल आ रही है? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि क्यों नहीं हम मदद माँगते कि ये हमारी कोडिंग इतनी ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांगली एम्बेडेड है कि हम उससे बाहर ही नहीं आ पाते। शादी होती है तो कहा जाता है, सਹੁरे जाके वसना है, वापस ना आ जाईं किते, एडजस्ट करना है, हर एक दा दिल जीतना है, हर एक नू समझना है। जब कभी कोई भी हमारे घर में फीमेल है और किसी दिन उसने कह दिया मेरी बस हो गई है, बस, थक गई हूँ, मेरी बस हो गई है। किसी ने भी पूछा बस क्यों हुई है? क्या रीज़न है? हाउ आर यू फीलिंग? क्या फ़ील कर रहे हो आप? किस चीज़ में आपकी बस हो गई है? आपको कोई इमोशनल पेन है? आपको कोई नेगेटिव थॉट आ रहे हैं? क्या हो रहा है? और ये आपको बता दूँ, हमारी बॉडी चीखती है, चिल्लाती है। ये जो जितनी पेन्स होती है ना, शोल्डर पेन, सर्वाइकल, बैक एक, लेग्स पेन, हम इतना ओवरडू कर जाते हैं कई बारी बहुत सारी चीज़ों को कि फिर बॉडी की बस हो जाती है। फिज़िकल सिम्पटम्स बाद में आते हैं। कुछ ना कुछ अंडरलाइंग आपके स्ट्रेस चल रहा होता है, आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है जो फिज़िकली मैनिफेस्ट होता है फिर, फिज़िकली निकल के आता है। हेडेक होना, अनकंफर्टेबल फ़ील करना, ये सारा जो है कहीं न कहीं अंडरलाइंग रीज़न कुछ और चल रहा होता है, बैक ऑफ द माइंड कुछ चल रहा होता है, बट हम उसको इग्नोर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि बीइंग फीमेल्स शुरू से सिखाया गया है, तुमको सैक्रिफाइस करना है, तुमको एडजस्ट करना है, तुमको फ्लेक्सिबल होना है हर एक चीज़ में। दिस डज़न्ट मीन कि अब हम चीखने-चिल्लाने लग पड़े या शोर मचाने लग पड़े या लड़ाइयाँ झगड़ों पे आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाए, नो। दिस मीन्स कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एटलीस्ट उसको डिस्कस करें, ताकि उसका हल निकल सके। व्हाई मेंटल हेल्थ इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड? मेंटल हेल्थ इज नॉट अ प्रायोरिटी। हमें सिर्फ अपनी शारीरिक बीमारियां दिखते हैं, ठीक है, शुगर हो जाए तो हम कंसर्न्ड है, दिल में यहाँ पे कुछ हो जाए, दिल की धड़कन बढ़ जाए तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं। बट जब हम कहते हैं कि हमारा सोचें, हमारा मूड, हमारा स्वभाव ठीक नहीं है, हम इसको मानते ही नहीं हैं कि हमें मदद की ज़रूरत है, हमें हेल्प की ज़रूरत है, जहाँ ये भी कोई बीमारी है। हमने कभी भी, हम जब कहते हैं कि लाइक एक सोच अड़ गई है तो हमें लगता है कि नहीं, क्या हो गया? मूड खराब है तो हम कहते हैं क्या हुआ है? पॉज़िटिव क्यों नहीं सोच रही? थिंक पॉज़िटिव ना। तेरा तो काम ही है बस अपनी सोचां विच उलझे रहना। हम देख ही नहीं पाते कि उसके नीचे क्या चल रहा है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। एक बच्चा जो टिक के नहीं बैठ रहा, जो हर टाइम पे जिसकी स्कूल से कंप्लेंट्स आ रही है, हम सिर्फ़ उसको डाँट रहे हैं। हम समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि शायद कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। एक बच्चा अगर स्कूल से नहीं लिख पा रहा, ठीक नहीं लिख पा रहा, जब पढ़ नहीं पा रहा, हम तो उस वे में सोच ही नहीं पाते। हमारा तो प्रेशर होता है कि बस एकेडमिक नंबर, 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 ए ग्रेड, A1, A1, A1 लेके आना। तो इस तरह से हम कभी मेंटल हेल्थ को सोचते ही नहीं है कि यहाँ पे कोई दिक्कत हो सकती है जिसको मैं असेस कराऊँ, जिसको मैं इवैल्यूएट कराऊँ। हम शरीर के हर छोटे-छोटे टेस्ट करा लेते हैं। आप देखते हो बुखार आता है, डॉक्टर आपको 10 टेस्ट लिख देता है। क्यों? ताकि रूल आउट हो जाए कि इन्फेक्शन कहाँ पे है।
सारे टेस्ट हो जाते हैं, बट जब यहाँ की बारी आती है, कौन सी साइकोलॉजिकल किट, जब कौन सा हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लिए जाते हैं कि भाई चेक कर दो मुझे कि मेरा मूड ठीक है, मेरी सोचें ठीक हैं, मेरे को जो आजकल जो महसूस हो रहा है जिस तरह से, मैं उसकी एक रियल पिक्चर देख लूँ, क्योंकि हम सिर्फ वो 99,999 पे फिजिकल हेल्थ में लैब से सिर्फ उनके चेकअप के लिए पूछते हैं। कभी हम किसी साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में गए इवैल्यूएशन कराने अपने? एवर इन योर लाइफ? यहाँ पे 20 साल वाले भी होंगे, 40 साल भी होंगे, 60 साल वाले भी होंगे, कभी हम गए हैं हॉस्पिटल में? और फिजिकल हेल्थ का हमने वो पूरा एक प्लान लिया होता है, 399 फुल बॉडी टेस्ट। बट व्हाट अबाउट योर मेंटल हेल्थ? कभी हमने सोचा है? और उसमें भी स्टिग्मेटाइज किसकी बात कर रहे हैं हम? विमेन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमेशा कंडीशनिंग की गई है, नारी तुम महान, इसके अलावा तुमने अपने बारे में सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ अवेयरनेस इन एजुकेशन, क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि क्यों हो रहा है। सिर्फ मूड ऑफ है इतना पता है, मूड स्विंग्स का वर्ड पता है हमें कि मूड स्विंग्स होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किस वजह से आते हैं। हमने कभी अपने आप को सेल्फ एजुकेट करने की कोशिश ही नहीं की। आज मैम ने आते ही मुझे कहा कि मेरा बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बेटा मेंटल हेल्थ आपके यहाँ पे ट्रीटमेंट करा रहा है उसके लिए। अभी मेरी बेटी को प्रॉब्लम कोई नहीं आई, ही इज अब्रॉड, बट आई स्टिल वांट, क्योंकि जीन्स की हम बात करते हैं, आई स्टिल वांट कि उसको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एक असेसमेंट कर लोगे कि आस्क्ड मी शी इज इन अब्रॉड, उसका और आपका टाइम डिफरेंस है, आप मॉर्निंग या इवनिंग किसी टाइम पे बात कर लेंगे। मैं कहा बिल्कुल करेंगे, आप फिक्र मत करो। तो उसको कोई दवाई की ज़रूरत है? आई आंसर अभी दवाई नहीं, पहले हम उनसे बात करेंगे, उनकी डे टू डे लाइफ के बारे में बात करेंगे, असेस करेंगे, देन विल गो कम फॉरवर्ड। ये है अवेयरनेस। सेल्फ अवेयर हम तब होएंगे जब हम यहाँ आके बैठेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। आप सब देखो, आप सब जो हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, मदर है, कोई सिस्टर है, कोई डॉटर है, फादर है, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, हमारा बच्चा सफ़र कर रहा है, पर हम सफ़र कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमारे अंदर क्या सफरिंग चल रही है, बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सिस्टर, बीइंग अ मदर, हमारी जो अपनी सफरिंग चल रही है, हम उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। वो जो हम इग्नोर करते हैं, उसकी वजह से हमें अल्टीमेटली कोई ना कोई प्रॉब्लम डिवेल्प हो जाती है, और हम भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते। हम डिले करते रहते हैं, चल कोई बात नहीं, आज नींद नहीं आई, 5 दिन नींद नहीं आई, बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे। तो लेट्स नॉट डिले इट। हम फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स है। सबसे पहला है डिप्रेशन। डिप्रेशन में क्या होता है कि हमेशा उदासी फील करना, हेल्पलेस फील करना, कुछ करने का मन नहीं करना, अपनी बॉडी में लो एनर्जी फील होनी, गिल्ट फील करना, हेल्पलेसनेस होना, डिसीजन नहीं मनाए जाने और सुसाइडल आइडिएशन आने। और कॉजेज कैन बी फैमिली, वर्क, सोसाइटल प्रेशर, कोई ट्रॉमा है, कोई आपको हार्मोनल फ्लक्चुएशंस हो रही हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन हो सकता है। अब डिप्रेशन को हम समझेंगे, डिप्रेशन और लो मूड में क्या डिफरेंस है। लो मूड का मतलब है कि सुबह कोई बात हुई, कोई सिचुएशन आई, या कोई पुराना थॉट मेरे मन में आया और मेरा मन उदास हो गया, पर शाम तक वो ठीक हो गया, कल वो ठीक हो गया, परसों वो ठीक हो गया। उसको हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे, उसको हम लो मूड कहेंगे। एक्चुअली ना हमारी ना बहुत सारी फैमिलीज में जब सुनती हूँ ना, वो हर चीज़ को डिप्रेशन बोल देते हैं। वो मेनिया को भी डिप्रेशन बोल देते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया को भी डिप्रेशन बोल देते हैं, एंग्जाइटी को भी डिप्रेशन बोल देते हैं, हर चीज़ को डिप्रेशन बोल देते हैं। डिप्रेशन मोस्टली कब आता है? जब आपको अपने पास्ट की कोई चीज़ें तंग कर रही हैं, पास्ट को लेके कोई गिल्ट है, कुछ आपके लॉसेस हुए हैं, या कोई पास्ट ट्रॉमास हुए हैं, कोई अब्यूज हुए हैं, वो पास्ट की थॉट्स इतनी तंग करी जा रही हैं, जिसकी वजह से आज आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। एंड आपको ये एक्सप्लेन कर दें, एक तरह का मूड आपका अगर परसिस्टेंटली 7 to 10 डेज रहता है सेम, देन देयर इज नीड टू चेक। ये नहीं है कि सुबह लो मूड था, रात को आप भंगड़े डाल रहे हो, तो दैट इज नॉट डिप्रेशन। अगर सुबह आपका मूड नहीं है खाना खाने को और आपका कुछ करने को मन नहीं है, पर शाम को आप टीवी में अच्छे से मूवी वॉच कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, दैट इज नॉट डिप्रेशन। वो आपको थोड़ी देर के लिए लो मूड आया था। तो यू नीड टू चेक
योर वन काइंड ऑफ मूड और बिहेवियर। मैं दोबारा वापस आऊंगी, थॉट, फीलिंग एंड बिहेवियर। आपकी सोचें कैसे चल रही हैं, आप फील कैसा कर रहे हो और आपका बिहेवियर कैसा है। अगर ये कंटिन्यूसली 7 से 10 दिन रह रहा है, देन फटाफट से उसको चेक करेंगे। डिप्रेशन में नींद भी नहीं आती। 7 दिन अगर आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है तो फिर हम वेट नहीं करेंगे, हम जाएंगे हेल्प सीक करेंगे। कई बारी एजिटेटेड डिप्रेशन होती है, उसमें हम बड़े रेस्टलेस होते हैं, कोई रीजन होता है, उसमें हमसे बैठा नहीं जाता, टिका नहीं जाता, दिल करता है घूमी जाओ घूमी जाओ घूमी जाओ। अगर ऐसा कोई सिम्टम आता है, इमीडिएटली हम हेल्प सीक करेंगे। मीन टू से, अगर आपको बार बार ऐसे एपिसोड्स हो रहे हैं या लगातार कुछ दिन आपके ऐसे निकल रहे हैं, तो इमीडिएटली जाएंगे और हेल्प सीक करेंगे। नेक्स्ट सिम्टम मैम। नेक्स्ट इज एंग्जाइटी। तो डिप्रेशन हमारे मूड से रिलेटेड है, एंग्जाइटी हमारी सोचों से है। जब हमारी सोचों में हमेशा चिंता, डर एक्सेसिव का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा रहे। हर टाइम पे अगर मतलब कोई घर से निकला भी है तो मेरी सोच में क्या चल रहा है, इसका कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, ये ऑफिस पहुंच गया, फ़ोन तो चेक कर लूँ। जब इस तरह की सोचों का ताना बाना, एक सोच के पीछे दूसरी सोच, तीसरी सोच, मतलब हमारी सोचों का जो थॉट कास्केड है, मतलब एक के पीछे जो ट्रेन हमने जो सोचों की जो लड़ी लगाई, डब्बा 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 डब्बा, उसमें सिर्फ डर है, सिर्फ उसमें स्ट्रेस है। तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं एंग्जाइटी डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं। तो हम एक बीच में मैं ऐड ऑन कर दूं मैम की इस बात में, थोड़ी सी एंग्जाइटी हर एक को चाहिए। अगर एग्जाम से पहले बच्चे को थोड़ी सी एंग्जाइटी नहीं होएगी तो वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तैयारी नहीं कर पाएगा। पर वो थोड़ी सी एंग्जाइटी जब लगातार आगे बढ़ने लग पड़ती है, जो मैम ने कहा सोच, अगर ये सोच आती है मेरी मेरी तैयारी नहीं हुई, और इस सोच के कारण वो बच्चा एंग्शियस हो रहा है और फटाफट से पढ़ने लग पड़ता है और अच्छे से पढ़ता है, देन इट इज ओके। बट अगर उसको ये थॉट आती है मेरी तैयारी नहीं हुई, अब मैंने फेल हो जाना है, अब मैं फेल हो गया तो मेरे पापा मुझे डंडे से मारेंगे, अब उसके बाद मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरी पढ़ाई यहीं बंद हो जाएगी, मेरा करियर स्पॉइल हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद वो हो जाएगा। मीन टू से, वो सोचे जब लगातार चलनी शुरू हो जाएंगी, देन ये डिसऑर्डर बन जाएगा। सिंपल एंग्जाइटी बहुत बार बहुत लोगों को होती है, कहीं जाने की एंग्जाइटी, स्टेज की एंग्जाइटी, कुछ भी, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली एन नंबर ऑफ थॉट्स में जाती है तो फिर वो डिसऑर्डर बन जाता है। एंड उसमें हमेशा क्या है, कांस्टेंट एक्सेसिव, हम हमेशा कहते हैं चिंता रहती है, रेस्टलेस बेचैनी रहती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, टांगे कांपनी शुरू हो जाती हैं, बात पेट खराब हो जाता है। आप देखते हो मतलब जब भी कोई एंग्शियस कोई स्ट्रेसफुल न्यूज़ आती है, आपका सबसे पहले पेट खराब हो जाता है। आपकी फिजिकल और आपकी मेंटल हेल्थ दोनों आपस में जुड़ी है। हो ही नहीं सकता कि अगर आपकी मेंटल हेल्थ खराब है तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत साउंड रहेगी, नहीं रहेगी। एंड देन उसके बाद रैपिड हार्ट बीट, दिल की धड़कन, मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा। जब मेरे अंदर इस तरह की सोचें, दिल की धड़कन, टांगों का कांपना, मेरा यहाँ पे हमेशा मैं कांपना शुरू कर दूं, तो मुझे क्या लगेगा कि ये मेरे जो सिम्टम्स है ये वर्स्ट होते जा रहे हैं, मैंने मर जाना है, या कुछ ना कुछ आज हादसा पक्का न पक्का होगा ही होगा। तो ये कन्वर्ट होगा एंग्जाइटी डिसऑर्डर में, क्योंकि नेसेसरी एंग्जाइटी, नेसेसरी वरी हम सबको चाहिए, बट हम डिसऑर्डर की बात करें जब एक्सेसिव, जब उसका प्रपोर्शन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, देन इट इज अ प्रॉब्लम। एंड इसके पीछे रीजंस मतलब हायर सेंसिटिविटी टू स्ट्रेस, पास्ट ट्रॉमा, अब्यूज, हार्मोनल चेंजेस, कारण कुछ भी हो सकते हैं। बट ये है कि अगर लगातार हम डिसऑर्डर की बात तब करते हैं जब ये कंटिन्यूअसली आपको लगता है कि अब 2 हफ्तों से आपके अंदर इस तरह की ही सोच, हमेशा चिंता, डर हमेशा आपके अंदर रह रहा है, तो प्रॉब्लम है। आपका मूड 14 दिन से सिर्फ लो ही जा रहा है, आपकी नींद गड़बड़ हो रही है, तो प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब आपको हेल्प सीख करने की इस टाइम पे जरूरत है। एंग्जाइटी का मतलब ये भी है कि हमें हमेशा फ्यूचर की चिंता लगी रहती है। व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा, ये कैसे होगा, बाहर चले जाएंगे तो ये ना हो जाए, वीजा लगाया पता नहीं वीजा आना कि नहीं आना, कितने दिन लगने हैं,
अगर ये बाहर चला गया, वहाँ पे जॉब मिलनी कि नहीं मिलनी, हर वक़्त हमें आगे की चिंता लगी रहती है। तो जब कंटिन्यूअसली आपको इस तरह के थॉट्स सताते हैं, दिन में कई बार, बार-बार, सुबह भी वही थॉट आया, शाम को भी वही आया, रात को भी वही आ रहा, 5 दिन लगातार, 6 दिन एक ही थॉट पे स्टक हो गए हैं, दैट मीन्स वो हमें एंग्ज़ायटी दे रही है। दैट मीन्स वो कहीं न कहीं हमारी फिज़िकल चेंजेस हमारे अंदर लेके आ रही है, हमारी हार्ट बीट बढ़ रही है, हमें स्वेटिंग हो रही है। जैसे मैम ने बताया आईबीएस बहुत कॉमन है, बार-बार वॉशरूम जाना, टॉयलेट के लिए जाना। अगर ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, हम इमीडिएट हेल्प सीक करें। नेक्स्ट मैम। नेक्स्ट इज़ पोस्ट पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, किसी ने सुना है इसके बारे में? किसी ने भी? और किसी ने? बाकी एक हाथ खड़ा हुआ है, इतने आए हुए हैं, 50-60 आए हैं। व्हाट इज़ पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक्चुअली? बहुत कॉमन है जब एक फीमेल बच्चे को बर्थ देती है तो इतने हार्मोनल चेंजेस आते हैं कि एकदम एकदम डिप्रेस्ड हो जाती है। रोना आना, कुछ अच्छा ना लगना, ऐसा फील होना कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, सारा प्यार अब बच्चे के ऊपर शिफ्ट हो गया, इवन वो मदर चाइल्ड का बॉन्ड भी नहीं बन पाता। इतना कॉमन है, इतना कॉमन है। और जनरली क्या बोलते हैं, ਇਹ चिल्लिए चाहिए है, एस करके इनू होंदा पे ਇਹ ਜਿਹੜਾ चिलिया ਚੱਲਦਾ ਵੇ ਨਾ, छिला चल रहा है या चिलिया चल रहा है, जो भी बोलते हैं 40 डेज का, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ऊपरी हवा आ गई है, जिदे करके हमने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, ऐसी माएँ देखी हैं जो कि या तो बच्चे को छोड़ती नहीं थी कि अगर मैंने छोड़ दिया तो इसको किसी और ने मार देना है, या उसको पकड़ती नहीं थी, अगर इसको मैंने पकड़ लिया तो मैं इसका कोई नुकसान कर दूंगी, ये मेरे नीचे आ जाएगा, इसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतना कॉमन है पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जो कि बिल्कुल अनडायग्नोस्ड रह जाता है, अनडायग्नोस्ड। हमें लगता है कि शायद आफ्टर डिलीवरी इसे संभाला नहीं जा रहा बच्चा, इसको स्किल्स नहीं आ रहे इसके लिए। इट्स नॉट लाइक दैट। वो जो अंदर से हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से डिप्रेशन इज ऑल्सो देयर, एंड कई बार कुछ केसेस में पोस्टपार्टम साइकोसिस भी हो जाता है। साइकोसिस मीन्स जो रियलिटी से दूर हो जाती हैं फीमेल्स, उनको पता ही नहीं लगता, उनको डिल्यूजन्स होने शुरू हो जाते हैं, हेलुसिनेशंस होनी शुरू हो जाती हैं, चीज़ें दिखाई देनी, सुनाई देनी, और उसमें बड़े फिर यही कहते हैं कुछ नहीं, ऊपरी हवा हो गई है, इस करके इस तरह पे। इट्स नॉट लाइक दैट। वो होता और बहुत कॉमन है, और कई बारी इतना अननोटिस रह जाता है कि बिना ट्रीटमेंट के ही वो रह जाती हैं फीमेल्स, और आफ्टर 6 मंथ्स और 1 ईयर वो थोड़ा-थोड़ा ठीक होना शुरू होता है, लेकिन बाद में वो पूरा डिप्रेशन का या साइकोसिस का रूप लेते हैं, जो कि टोटली इग्नोर्ड, हमारी पहले जो हमने इग्नोर किया उसकी वजह से हुआ है। तो कभी भी घर में चाइल्ड बर्थ होता है तो सबसे पहले ये देखना है कि जो माँ है उसका मूड कैसा है। इज शी कॉन्स्टेंटली क्राइंग, इज शी कॉन्स्टेंटली हैविंग सम फियर, या इज शी कॉन्स्टेंटली हैविंग सम काइंड ऑफ एंग्जाइटी, क्या हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई करें ताकि हेल्प कर सकें। एंड दिस इज द केस। ये लास्ट सैटरडे सर आए हुए थे, सर हमारे सर साथ ने डिस्कस कर रहे थे कि केस आया है, तो हमारे साथ हमारी जब स्टाफ मीटिंग थी तो ही वाज डिस्कसिंग दिस केस कि पोस्टपार्टम का केस आया व्हिच हैज टर्न्ड इनटू अ साइकोसिस में। मतलब मूड लो है, वो बच्चे को नहीं उठा रही, बट जब सर ने सारा इवैल्यूएशन किया तो वो मदर ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे को मार दूंगी। इसको मारूंगी तो पहले वाला बच्चा बच जाएगा, उसकी उम्र 5 साल 10 साल बढ़ जाएगी। अगर मैं इसको नहीं मारूंगी तो जो मेरा पहले वाला बच्चा है उसका नुकसान हो जाएगा। कितनी मिजरी है, देखो आप, कितनी मिजरी है एक माँ के लिए। बट वो जो साइकोसिस आ गया वो टोटली रियलिटी से दूर हो गई, उसको पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आई। तो कैन यू अंडरस्टैंड कि मतलब कितनी को इस बात में गहराई है, कितनी को इस बात में सेंसिटिविटी है नेक्स्ट। कि अगर ऐसे ट्रीटमेंट ना हो तो क्या उसका रिपकर्शन, क्या कॉन्सिक्वेंस होता। वो तो आ गई हमारे पास ट्रीटमेंट पे, चलो सब एवेल्युएट हो गया, अगर ना हो तो वो यही करती अपने बच्चे को, शायद कितना मतलब अनहैप्पी मिजरी वाला एक एंड होता। तो इसलिए हम कहते हैं व्हाई मेंटल हेल्थ, व्हाई मेंटल हेल्थ, कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें
कि हम अपनी सोचों को, अपने मूड को और अपने स्वभाव की चेकिंग तो करते रहें कि भाई ठीक हो तुम? कई बारी आपने ना कुछ मूवीज़ देखी होंगी और कई बारी न्यूज़पेपर में आया होता है, कुछ फीमेल्स जो कि बाय चांस मदर नहीं बन पाती, तो वो अघोरी बाबा के पास जाती है, तांत्रिक के पास जाती है और पता लगता है कि उस फलानी ने फलाने का बच्चा मरवा दिया, फलाने ने फलाना कर दिया। ये ये साइकोसिस हो जाता है। ये अंदर से पहले डिप्रेशन थी कि मेरे बेबी नहीं हो रहा क्योंकि इतना प्रेशर था इधर से, उधर से और वो डिप्रेशन जो था वो धीरे-धीरे जब अनट्रीटेड रह गया तो वो साइकोसिस में चला गया। साइकोसिस में चला गया कि हम रियल वर्ल्ड से बिल्कुल डिटैच हो गए कि मुझे अपना बच्चा चाहिए, उसके लिए मैं दूसरे बच्चे की जान ले लूँ, इट्स ओके। तो व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ पुअर मेंटल हेल्थ। बट हम ऐसी चीज़ों को हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि क्या है। द नेक्स्ट इज़ ईटिंग डिसऑर्डर्स। ये तो बहुत कॉमन है भई फीमेल्स में। ज़्यादा खाना, ना खाना, मुझे अपना पूरा अच्छा बॉडी वेट चाहिए, ज़ीरो फिगर चाहिए। एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ एक्सट्रीम फियर ऑफ वेट गेन। या तो भूखे रहना या एक्सरसाइज करते रहना ताकि मेरी बॉडी इमेज खराब ना हो जाए। आगे है बिंज ईटिंग। पहले ज़्यादा खा लेना और फिर डेलिबरेटली वॉमिट कर देना। और देन एपिसोड्स ऑफ एक्सेसिव ईटिंग, पर खाने के बाद इतनी गिल्ट, इतनी शेम आनी और फिर ओवरवेट हो जाना, इतना ज़्यादा, बस ये कह देना, किसी को कह देना तुम मोटे हो। अब वो मोटे हो कह दिया, पर उससे अगले बच्चे के मन में या फीमेल के मन में क्या गया अंदर? उसकी सेल्फ एस्टीम लो हो गई, उसको इतना लो फील हुआ, उसकी वजह से वो कुछ ऐसा करी जा रहा है कि इरिटेशन। हमारे पास ना कई बारी पेशेंट्स आते हैं और वो बताते हैं जी इसने ना वेट गेन करके इसको किसी ने बोल दिया और अब ये इतनी डिप्रेस्ड होगी, इसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। अब इसने खाना पीना ही बंद कर दिया है। वी हैव सीन only 25 kg female, only 25 kg female because of the same disorder. उसका एचबी भी लो था, उसकी और भी कॉम्प्लिकेशन इतनी थी, इतना ज़्यादा कि हम उसको फ्लूइड ही नहीं दे पाए क्योंकि उसके हार्ट पे भी इफ़ेक्ट हो गया था फीमेल के। क्यों? क्योंकि मुझे अब पतले होना है, मुझे बॉडी वेट ठीक रखना है, इसलिए मैंने खाना ही नहीं है। मैंने भूखे रहना है, मैंने बस इतना सा खाना है, इससे ज़्यादा नहीं खाना। ये तो बहुत कॉमन है आजकल कॉलेज, स्कूल स्टूडेंट्स में तो बहुत कॉमन है, पर ये हम इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चा डाइटिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, इट्स ओके, अपने अच्छे लिए कर रहा है। पर उस डाइटिंग और उस एक्सरसाइज के पीछे क्या है? उसके पीछे कितना स्ट्रेस है? क्या वो हैपीली कर रहा है वो डाइटिंग? खुश होके कर रहा है वो एक्सरसाइज या डाइटिंग, कि फ्रस्ट्रेट होके कर रहा है? एक तरफ वो बच्चा डाइटिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, दूसरी तरफ आपसे बात ही नहीं कर रहा, सोशलाइज ही नहीं कर रहा, उसको हर वक्त इरिटेशन लगी रहती है। तो व्हाट इज दिस? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कहीं डिसऑर्डर में तो नहीं हो रहा चेंज। वी नीड टू वर्क ऑन दैट। एंड रिसेंटली आई वेंट टू माय रिलेटिव्स, तो मतलब बड़े अच्छे फुली मेंटेन्ड थे। पिक्चर्स लगी हुई थी उनकी 5-6 साल की, जब उनके सारे उन्होंने फ़ोटो गैलरी बनाई हुई थी। तो आई आस्क्ड हर तूने किया क्या है अपने आप को? बिकॉज़ ओवरवेट थे, कम से कम 15 केजी शी हैज़ पुट ऑन। तो शी टोल्ड मी कि स्ट्रेस चल रहा है कोई लाइफ़ में, तो मेरी बिंज ईटिंग बहुत शुरू हो गई। मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि जब फीमेल्स अपना स्ट्रेस शेयर नहीं करती तो उन्हें लगता है कि उस स्ट्रेस से को कैसे दूर करना है, तो मतलब वो इनएप्रोप्रिएट कुछ भी जब मिलता है किसी भी टाइम पे वो खाना शुरू कर देती हैं, और वो खाने की इंक्लिनेशन हमेशा जंक फूड होता है। क्योंकि रात को आप 12 बजे उठोगे, जहाँ आपको 3 बजे आप कहते हो कि चिंता लगी हुई है, नींद नहीं आ रही है, तो आप क्या खाओगे? आप अपने लिए रोटी तो बनाओगे नहीं। तो आप क्या करते हो? बिस्किट का पूरा पैकेट, 1 गो में पूरा नमकीन का पैकेट। मैंने कहा ये लगता नहीं है कि बिंज ईटिंग कहीं न कहीं मतलब हमारे और इश्यूज़ को ले आएगी? तो हम आइडेंटिफ़ाई नहीं करते हैं कि ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि स्ट्रेस चल रहा है जिसके कारण मेरा ये पैटर्न आ रहा है बिंज ईटिंग का भी। एंड शी सेड शी क्राइड। मैंने कहा तो हेल्प क्यों नहीं माँग लेते? अगर हमारी लाइफ में स्ट्रेसर है, हम नहीं डील कर पा रहे, लेट्स आस्क फॉर हेल्प, मदद माँग लो। ये नहीं है कि आपकी उस सिचुएशन को मतलब आप हेल्प माँगोगे तो सिचुएशन आपकी बिल्कुल ईज़ी खत्म हो जाएगी। द थिंग इज़ कि आपको स्ट्रेंथ मिलनी शुरू हो जाती है, सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है कि आपने उस चैलेंज को अब डील कैसा करना है। जितना भी थेरेपी, काउंसलिंग का पार्ट है, वो सिर्फ यही है कि आपको वो लाइट देता है, आपको सोर्स देता है, पावर देता है, ताकि आप कैपेबल बन जाओ उस लाइफ के आपके स्ट्रेसर के साथ आपको डील कैसा करना।
क्योंकि शायद प्रॉब्लम तो हम सबकी लाइफ में है, बट सबके कोपिंग मैकेनिज्म, उसके साथ तरीके कैसे हम डील कर रहे हैं, वो सबके हमारे सबके अलग है। अगर हमारा एक कोपिंग मैकेनिज्म मैलएडेप्टिव है, खराब है, तो लेट्स उसको चेंज कर लेते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ, क्योंकि हम सबकी लाइफ के साथ सारे जुड़े हैं। एक इंसान बीमार है तो सारा घर उथल-पुथल हो जाता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ईच वन ऑफ यू की मेंटल हेल्थ पे क्यों ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ना अपने घर पे खुश रह पाएँगे, ना हम अपने काम पे खुश रहेंगे, ओवरऑल ना हम अपने एनवायरनमेंट, जहाँ हम कम्युनिटी के लिए कुछ कर पाएँगे, क्योंकि हम ठीक ही नहीं है अंदर से। जैसे मैम ने बताया ऐसे ही मेरे कोई डॉक्टर फ्रेंड है, दोनों डॉक्टर्स हैं हस्बैंड वाइफ। और जो मेरी फीमेल फ्रेंड है वो कहती है जब ये मुझे कहते हैं ना पतली हो जा, तब तो मैं बिल्कुल नहीं होऊँगी। ये भी डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, एक जैसा कमाते हैं, उसकी भी वैल्यू है, मेरी भी वैल्यू है, मेरा भी है। बट इसका कहने का जो तरीका होता है ना, इट पिंचेस मी अ लॉट। और फिर मैं क्या क्या करती हूँ, फिर मैं कोशिश करती हूँ एक्सरसाइज करने की, सब कुछ करने की कोशिश करती हूँ, बट जैसे मैम ने बोला बाय द एंड ऑफ द डे, फिर जब सो जाते हैं ना, फिर मेरा दिल करता है चॉकलेट खा लो। कहते फिर मैं इतनी चॉकलेट खाती हूँ, फिर मैं चॉकलेट ही खाती रहती हूँ। तो व्हाट इज़ दिस? हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम किसी को क्या चीज़, एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें शायद कन्वर्स नहीं करना आता। हमें शायद बात नहीं करनी आती। मैम जो कह रही है ना, हेल्प सीक नहीं करनी आती है। हम राइट टाइम पे हेल्प सीक नहीं करते, कन्वर्स नहीं करते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आधी बातें तो इसलिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मैंने अगर ये बात एक्सप्रेस कर दी, तो फिर क्या हो जाना है? लड़ाई, झगड़ा, फसाद हो जाना है। तो फसाद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए अवॉइड करो, चुप रहो। वो जो चुप रहते हैं तो इतनी पेंट अप इमोशंस हो जाती हैं अंदर, इतनी इकट्ठी हो जाती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वी एंड अप इनटू वन और द अदर काइंड ऑफ डिसऑर्डर। आप सिंपल देखिए, ये हॉल में लीकेज शुरू हो जाए, ठीक है? यहाँ से पानी रोज़ कहीं न कहीं से गिर रहा है। अटेंशन देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? अगर अटेंशन ना दी, तो 2 महीने, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद ये हॉल सारा सीलन से भरा होगा। ऐसे हम अपनी लाइफ के साथ करते हैं कि जब प्रॉब्लम शुरू होती है तब हम बिल्कुल अटेंशन नहीं देते, हम कहते कर लेंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। और जब वो पूरा जैसे ये हॉल सीलन से भर गया कि अब यहाँ पे बैठ ही नहीं सकते, कमरा ये बिल्कुल गीला हो गया है, कुछ काम ही नहीं कर सकते, तो हम आते हैं। तभी हम सोच रहे होते हैं करें कि ना करें। दिस इज हमारा सिर्फ आपसे मतलब ये है कि आज के इस सेशन का दैट वी वांटेड कि चिंगारी लग रही है तो उसको पूरा पांबड़ ना मचने दो। अगर आपको लगता है आपसे नहीं मैनेज हो रहा, हेल्प मांग लो। सिंपल HELP शब्द देने हैं ना कि मेरे अंदर ये चल रहा है। टाइम और सुख। हमारी साइकोलॉजी में ये जो कहावत है, एक चुप 100 सुख, हम उसको बिल्कुल खंडन करते हैं, हम वैलिडेट ही नहीं करते हैं। क्योंकि साइकोलॉजी में एक चुप 100 सुख का मतलब है कि मैं अपनी चुप्पी से अपने इमोशंस को सप्रेस कर दूं, मैं मास्किंग कर लूं। साइकोलॉजी में ये चीज हम हमेशा बड़े इसी से हुए हैं कि एक चुप 100 सुख। वो उस कॉन्टेक्स्ट में ठीक है कि जब लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो हम कहते हैं कि चलो तुम शांत हो जाओ, बट जब हम कहते हैं कि हर टाइम पे अपने इमोशंस में हम चुप्पी धारण कर लें, ताला लगा लें, तो वो मास्किंग में कहीं ना कहीं जाके मेरी फीलिंग सप्रेस हो जाएंगी और मैं ठीक नहीं रहूंगी। वो चुप्पी कहीं ना कहीं मुझे अंदर से पेन में बदल जाएगी, इतनी पेन देगी। साइकोलॉजी में हम इसको बिल्कुल वैलिडेट ही नहीं करते, हम कहते हैं अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करो, आप सीखो, आप वो कम्युनिकेट करना सीखो, आप भाषा सीखो, अपने आप को शब्द देना सीखो कि आपके अंदर क्या चल रहा है, सही तरीके से बात करना सीखो। साइकोलॉजी तो सिर्फ इसके ऊपर देती है, साइकोलॉजी पे नहीं है। वो सिर्फ उस कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है कि जहाँ गर्मा गर्मी चल रही है तो मैं कह सकती हूँ अच्छा बेटा तू चुप कर जा, क्योंकि लड़ाई बढ़ेगी। बट जब फीलिंग्स की बात आती है तो एक चुप 100 सुख का मतलब है कि मेरे अंदर पेन है और मुझे कह रहे हो कि शब्द ही ना दे, मैं बताऊं ना, तो एक दिन तो कुकर फटेगा ना, वो कितना प्रेशर झेलेगा, सीटी नहीं बजेगी तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि सीटी बजनी, वो वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। इसलिए हर टाइम पे चुप्पी नहीं अच्छी है, स्पेशली इन योर इमोशंस। नेक्स्ट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। इसमें फ्लैशबैक्स आते हैं, एंग्जाइटी आती है, पैनिक अटैक्स आते हैं। हम उन लोगों को, उन जगहों को अवॉइड करते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, गुस्सा आता है, इमोशनल नमनेस हो जाती है, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते। और रीज़न क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्डहुड अब्यूज़ या कोई वर्क प्लेस पे हरासमेंट। एंड सबसे इम्पोर्टेंटली मैं यहाँ पे बात करूँगी
बहुत बार हम अपने लव्ड वन को खो देते हैं। हमारे घरों में बहुत बार बड़ों की, बच्चों की या किसी की भी डेथ हो जाती है। पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर में स्पेसिफिकली जब डेथ हुई है किसी लव्ड वन की, तो मोस्टली हम हमें क्या कह के चुप करा दिया जाता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो हो गया, हो गया। अब तो जो होना था, जो रब दी मर्ज़ी सी वो हो गया, हो गया। तो अगला बंदा अगर कोई बात करना चाहता है और उसमें स्पेसिफिकली बताऊँ, हम बड़े आराम से कह देते हैं कि उन्हां ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ याद करो। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ टाइम बिताया है ਤੁਸੀਂ ਉਹ याद करो। लेकिन जब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, तो जितने दिन आपने अपने लव्ड वन, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स या किसी के साथ बिताए होते हैं इन आईसीयू या उनकी जो डेथ देखी होती है, वो आपके लिए नाइटमेयर्स बन के आते हैं। आपकी आंखों से जाते नहीं हैं, वो फ्लैशबैक्स जाते नहीं हैं। तो इसलिए अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो बात करना चाहता है इसके बारे में, तो हम इसको वैलिडेट नहीं करते। हम कहते कोई गल नहीं, टाइम बीतेगा ना, टाइम इज़ अ बिग हीलर, टाइम बीतेगा अपने आप ठीक हो जाएगा। बट नो, टाइम बीतता है तो वो बढ़ता जाता है। वो और ज़्यादा स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक, और जब तक हद नहीं हो जाती तब तक हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। तो अर्ली इंटरवेंशन करनी है इसमें भी। बहुत सारी बच्चियाँ कई बार अपने बैड टच को लेके जो चाइल्डहुड में हुआ होता है, पेरेंट्स से बात करना चाहती हैं, तो वो उसको वैलिडेट नहीं करती हैं। कोई गल नहीं बच्चे, अपना ध्यान रखो बस, आगे तो अपना ध्यान रखो। वो वैलिडेशन उनको मिलती नहीं है और उनको लगता है पता नहीं क्या, उनको समझ ही नहीं आती कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। कोई बुलिंग हो गई है स्कूल में, कॉलेज में, कभी हम उसके बारे में बात नहीं करते और वो धीरे-धीरे इतनी इमोशंस पेंट अप होती हैं और वो प्रॉब्लम की तरफ चले जाता है बच्चा। तो आप देखिए कि ये जो बैड टच था, बैड टच उसका बचपन में हुआ, बट व्हेन शी गॉट मैरिड, तो वो अपने हस्बैंड के साथ क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में नहीं आ रही, क्योंकि उसको वो बैड टच की इतनी मेमोरी उसके अंदर बैठी हुई है ट्रॉमेटिक, कि वो कहते हैं कि जब हस्बैंड ने टच किया, शी कुडन्ट टेक इट। तो कई बार हमारे लाइफ में ऐसे कुछ हादसे हो जाते हैं। हमारे पास एक केस आया था, उसके घर में आग लग गई थी। तो जब वो माचिस भी चलती थी तो एकदम उसके अंदर से वो पूरा डर, पैनिक शुरू हो जाता था कि कुछ हो जाएगा, क्योंकि उसने उस आग में अपने घर को जाते देखा था। तो ये नाइटमेयर्स, पूरे सपनों में फिर वो चीज़ें घूमती रहती हैं आपके। इसका मतलब चैन सुकून नहीं है ना, आप आराम में नहीं हो, क्योंकि आपकी सोच तो कहाँ पे है, पास्ट के उस एक इंसिडेंट में आपकी लाइफ कहीं न कहीं थम गई। तो इसलिए मुझे वहाँ पे कैथार्सिस चाहिए, मुझे हीलिंग चाहिए। देन इज प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर और मीनोपॉज डिप्रेशन। ये बहुत कॉमन है फीमेल्स में। पीरियड से पहले फीमेल्स में, बच्चियों में या आगे जाके फीमेल्स में, वुमेन में, बिफोर पीरियड उनके मूड स्विंग्स आते हैं, मूड ऑफ हो जाता है। रोना, चिल्लाना, चीखना, इरिटेट रहना। वो फिर निकलता कैसे है? डिस्प्लेस कहाँ होता है? बर्तनों में, घर बच्चों वालों पे, पे। घर वालों पे, दरवाजे मारने पे। पर हम समझ ही नहीं पाते। इन द सेम वे मेनोपॉजल डिप्रेशन इज वेरी कॉमन। जब फीमेल्स के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, उसके बाद हॉट फ्लशेस आनी, फिजिकल ट्रेमर्स आने, तरेलियां आनी इतना कॉमन है कि अच्छा नहीं लगता, मूड ऑफ रहता है। पर हमने कभी इस एक्नॉलेज ही नहीं। एक्नॉलेज ही नहीं किया, हमने कभी इसके बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि ये क्या बातें करने वाली है, ये कोई बातें करने वाली है। अगर हम इनको अर्ली एक्नॉलेज कर लें तो वो डिसऑर्डर में नहीं जाएंगी, डिप्रेशन में नहीं जाएंगी। अगर हम पहले से तैयारी कर लें, अगर हम इसके बारे में अपनी तैयारी पहले से कर लें, तो शायद हमें प्रॉब्लम नहीं होएगी। अब मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ। हमारे पास एक केस आया था, बच्ची वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, और उसको क्या हुआ, उसको स्ट्रेस एंग्जाइटी क्यों आनी शुरू हुई? क्योंकि उसके घर वाले उसको एक क्रीमेशन पे ले गए, घर की क्रीमेशन पे। अब बच्ची को क्रीमेशन पे ले गए, पर उसको पता तो लग गया कि घर में डेथ हुई है, एल्डरली दादी की या किसी की भी। अब वो अटैच बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसने एक-एक प्रोसेस देखा। घर में जो चल रही थी सिचुएशन वो भी देखी, वहाँ क्रीमेशन ग्राउंड पे भी देखा। वापस आके वो प्रोसेस ही नहीं कर पाई। एंड जब आए, जब हमने हिस्ट्री ली, क्या हुआ? कहती मैम, आई वाज़ नॉट रेडी फॉर इट। आई वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। व्हाई दे टूक मी देयर? इट वाज़ सो हॉरिबल फॉर मी। मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा सीन नहीं देखा। मुझे क्यों दिखाया मेरे पेरेंट्स ने? मुझे क्यों बताया मेरे पेरेंट्स ने? अब मुझे, मेरी आँखों के आगे से वो सीन जा ही नहीं रहा।
My grandmother took last breath in front of me. There was so much chaos in the family. She was in an ICU. हर वक्त डर लगा रहता था, अभी उन्होंने मर जाना है, अभी मर जाना है। उसके बाद वो मुझे वहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड पे ले गए। अब वो इमेजेस मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही। अब मुझे लग रहा है अब मम्मी की बारी है, अब पापा की बारी है, अब इनको कुछ हो जाना है। और उनको मैं इमेजिन करती हूँ उसी तरीके से वहाँ पे लकड़ियों पे लेटा हुआ जैसे मेरी दादी को मैंने देखा था। अब देखो कितना ट्रॉमा है। कहाँ हमने किसको प्रिपेयर किया? हम ना चाहते हुए भी कई बारी कुछ ऐसी जगहों पे हमें बच्चों को लेके जाना पड़ता है, पर क्या हमने कभी बात की उनसे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्या उसका आउटकम होगा? आपस में हम सारे घर पे जब लड़ाई कर लेते हैं या ऊंची आवाज होती है, कभी हमने सोचा घर में जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं उनका क्या आउटकम होएगा? आई हैव सीन सो मेनी फीमेल्स जो टीनेजर हैं, वो कहते हैं हमें शादी नहीं करानी। क्यों? इतनी शादी में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं और इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, मेरे माँ-बाप तो लड़ते रहते हैं हमेशा, हम क्यों शादी कराएँ? वी डोंट ट्रस्ट इन दिस रिलेशनशिप। कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई शादी नहीं करानी चाहिए, कोई फीमेल को अपने पैरों पे स्टैंड होना चाहिए। तो इतनी सारी मतलब वी हैव ट्राइड आज आपको इतने सारे डिसऑर्डर्स एक ही कॉमन प्लेटफ़ॉर्म पे बताने का कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं जो हम पता ही नहीं होता हमें। एक कहते हैं कि एक राइट एज बच्चे को समझाने की इज 5 इयर्स, 4 टू 5 इयर्स। 5 इयर्स में बच्चा समझना शुरू हो जाता है और पूरा ब्रेन डेवलप होता है आपका 29 इयर्स में। चाहे वो फीमेल है, चाहे वो फीमेल है, हम देखते ही नहीं है कि बच्चों पे क्या बीत रही है और वो उसी चीज से बच्चा बड़ा होता है और वो ट्रॉमा लेके चलता है और वो कोई ना कोई डिसऑर्डर हो जाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये है क्या। अब सॉल्यूशन मैं हमेशा ना एक एक्रोनिम देती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं जब पढ़ती होती थी ना तो मुझे एक्रोनिम्स बड़े अच्छे लगते थे, वो याद रह जाते थे दिमाग में। तो एक्रोनिम हमने बनाया है, इस चीज का सॉल्यूशन है टॉक। बात करें। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी समस्या आती है, जैसे मैम ने कह दिया एक चुप सौ सुख, वी विल से बात करनी इज इम्पोर्टेंट। कैसे? टी से हमने बताया टेल समवन यू ट्रस्ट। एक बंदा ऐसा ले लो जिससे आप अपने मन की बात कर सको। और सबकी लाइफ में एक ऐसा बंदा उसको ज़रूर मिल जाता है। मैं लंबा चौड़ा नहीं गिनती कह रही, एक बंदा तो हमें मिल सकता है कि जिस पे हम पूरा आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, जिससे हम अपने मन की बात कर सकते हैं। एंड दैट इज़ सबकी लाइफ में, ज़्यादा नहीं होंगे, एक तो सबकी लाइफ में होगा। बहन, मासी, मामी, चाची, कज़न, फ्रेंड, फाइंड दैट पर्सन जिससे आप बता तो सको आपके अंदर चल क्या रहा है, आप क्या महसूस करते हो। आपके अंदर जो आपके घर में परेशानी है, जहाँ आप किसी से स्ट्रेसेस से आप निकल रहे हो, आपके हाथ खड़े हैं, किसी से तो बात करो। हमने कभी अपने घर में छोटी बच्चियों से कभी पूछा क्या चल रहा है दिमाग में? व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड? हमें लगता है इनको क्या थॉट्स आते होंगे, इनको कौन सी परेशानी आती रहेगी। एक 7-8 साल का बच्चा, उसको भी थॉट्स आते हैं। माय चाइल्ड इज 8 इयर्स ओल्ड और कुछ दिन पहले मैंने उससे पूछा, ही वाज नॉट ओपनिंग अप वन डे। मैंने कहा क्या हुआ है आज? यू आर नॉट यू। कहता मम्मा मुझे डर लग रहा है। मैंने कहा क्या डर लग रहा है? आपको कुछ ना हो जाए। मैंने कहा क्यों, ये कहाँ से आया? वो मैंने ना वो देखा था टीवी में कुछ चल रहा था, तो उसको देख के मैं कहा फिर आप ये आया कहाँ से, मुझे ये बताओ। कहते 2 इयर्स पहले नानी की डेथ हुई थी ना, तो आप बहुत रोए थे, तो मुझे वो याद आ गया। तो वैलिडेट व्हाट दे आर सेइंग। देन आई एक्सप्लेन्ड हिम, आई टॉक्ड एंड टॉक्ड एंड टॉक्ड अ लॉट टू हिम। एंड एवरी डे सोने से पहले मैं उससे पूछती हूँ आज के दिन में क्या थॉट्स है, आज के दिन में कौन सी गुड फीलिंग आई, कौन सी बैड फीलिंग्स आई। ये हमारा एक रूटीन है कि सोने से पहले आई आस्क माय चाइल्ड आज के दिन में क्या गुड हुआ, क्या बैड हुआ, एंड ही ओपनली एक्सप्रेसेस इट। नाउ ही इज सो वेरी कंफर्टेबल टू एक्सप्रेस। जैसे मैम कह रहे हैं एक बंदा तो होता है, कई बार अब आपको डिसऑर्डर ही ये हो गया कि आपको ट्रस्ट इश्यूज हैं, आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। देन गो टू अ थेरेपिस्ट। एक थेरेपिस्ट नॉन जजमेंटल होके आपकी बात सुनेगा और आपकी बात कभी भी कहीं नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी एक अटमोस्ट थिंग होती है। बहुत बारी हमारे अंदर एक ऐसा ताना बाना चल रहा होता है, कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे होते हैं जो हम किसी से भी नहीं शेयर कर सकते।
ना वाइफ से, ना मदर से, ना ब्रदर से, ना सिस्टर से, किसी से भी नहीं, देन कम फॉरवर्ड, गो टू अ थेरेपिस्ट, टॉक टू दैट थेरेपिस्ट, सो दैट आपकी प्रॉब्लम बढ़े ना और उसका सॉल्यूशन मिल सके। देन एक्नॉलेज योर फीलिंग्स। एक्नॉलेज का मतलब कि अपनी फीलिंग्स जो आप महसूस कर रहे हैं उसको स्वीकृति दें। मतलब उसको माने तो सही कि हाँ, मेरे को आज अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं उस चीज़ को महसूस करके उसको एक्सेप्ट तो करूँ कि मुझे नहीं ठीक लग रहा। जब मुझे किसी की बात मतलब चुभ गई, वो बात मेरे अंदर से नहीं जा रही, मैं अपने आप के साथ 2 मिनट बैठ के उस चीज़ को एक्सेप्ट तो करूँ, यार मैं हर्ट हूँ, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं आज रिजेक्टेड फ़ील कर रही हूँ, मैं आज लोनली फ़ील कर रही हूँ, मुझे आज ठीक नहीं लग रहा, मैं आज स्ट्रेस्ड फ़ील कर रही हूँ। मतलब अपने इमोशंस को शब्द देना कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। क्योंकि हम अपनी खुशी को तो फिर भी एक्नॉलेज कर लेते हैं, ठीक है? हम बात कर लेते हैं, कोई हैप्पी न्यूज़ आती है, साथ में मैं कॉल फ़ोन उठा के कर देती हूँ, ऐसा हुआ, आई गॉट दिस। बट जब मेरा मूड लो होता है, तब मैं कहाँ एक्नॉलेज करती हूँ? ना मैं एक्नॉलेज करती हूँ, ना मैं किसी से बात करती हूँ। सेकंड थिंग इज़ कि जो आप महसूस कर रहे हैं, उसको शब्द तो दीजिए, उसको एक्सेप्ट तो कीजिए कि हाँ, नहीं अच्छा लग रहा, ओके, इट्स ओके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ, क्या आप फ़ील कर रहे हो? नेक्स्ट मैम, देन इज लर्न अबाउट मेंटल हेल्थ, जो हमने आज किया। मेंटल हेल्थ है क्या, कैसे कैसे चेंजेस आते हैं हमारे अंदर, मूड स्विंग्स आते हैं, हमारे जो मूड, आपको दोबारा बहुत सारी नॉलेज लो, किसी से पूछो क्या सिम्टम्स होते हैं, डिप्रेशन का क्या सिम्टम होता है, अच्छा मुझे ये होता है, इस दिन होता है, कई बार लगातार नहीं होता, सिर्फ मौसम बदलने में होता है, तो क्या ये प्रॉब्लम है? कई बार मुझे बहुत चिड़चिड़ाहट आती है विदाउट एनी रीजन, आप कहते हो रीजन फाइंड आउट करो, पर कई बार कोई रीजन ही नहीं होता, फिर भी मुझे ऐसे होता है। सो लेट्स नो अबाउट व्हाट मेंटल हेल्थ इज, अपनी अवेयरनेस लें, सवाल पूछें और अपने आप को इतना प्रिपेयर करें कि कोई प्रॉब्लम आती है तो फटाफट से हम हेल्प सीख कर सकें। एंड देन And नेक्स्ट then the इज K is के इज कीप कीप आस्किंग फॉर हेल्प until it is resolved। एक बंदे से बात करके बात नहीं बनी तो दूसरे से करो, दूसरे से नहीं बनी तो तीसरे से करो, उतनी देर तक आप हेल्प सीख करते रहो, उतनी देर तक आप जद्दोजहद करते रहो जब तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। गो टू योर थेरेपिस्ट, एक सेशन में नहीं ठीक हुआ, टेक अनदर अपॉइंटमेंट कि मैम पिछली बार हमने ये डिस्कस किया था तो ये नहीं हो सका, कैन वी मीट अगेन? तो उतनी देर तक आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, एक दिन तो सक्सेस मिल ही जाएगी। पर हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं, हम थक जाते हैं, हम जब तक बेटर फील नहीं होता हमें लगता है नहीं, हम होपलेस हो जाते हैं, ये नहीं ठीक होना, हमें लगता है ये तो पक्का ही प्रॉब्लम हो गई है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है, तो हम वहीं पे स्टॉप कर लेते हैं अपने आप को। सो लेट्स टॉक, लेट्स कम आउट ऑफ आवर मिजरी एंड लेट्स सीक हेल्प। वो कहते हैं ना, हिंदी में मुहावरा था, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान। मतलब कि अभ्यास दैट मीन्स प्रैक्टिस। मतलब जब हम आपको स्किल्स भी सिखाते हैं तो हम हमेशा आपको कहते हैं कि आप कंसिस्टेंट रहना, इस पे प्रैक्टिस करते रहना, रेपिटेशन इज द की। कि अगर जब तक आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती, कीप आस्किंग। मतलब आप प्रैक्टिस तो करिए, मतलब उन स्किल्स को भी जो आपको दिए जाएं, क्योंकि एक थेरेपिस्ट जब आपको स्किल्स देता है तो उनको भी अपनी लाइफ में उतारने के लिए इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं होता कि आपने सुना और आपकी लाइफ में अचानक से अप्लाई हो जाता है। कॉन्स्टेंटली आपको, जैसे हमने गाड़ी, आज हमें पता है कहाँ ब्रेक लगती है, कहाँ एक्सीलेटर पे जाता है और गाड़ी ऑटोमेटिक रिफ्लेक्स में चल पड़ती है। उसी तरह जब हम अपनी लाइफ में स्किल्स को प्रैक्टिस एवरीडे करते हैं, फिर इतना सोचना नहीं पड़ेगा कि इस सिचुएशन में इनमें कैसे मुझे डील करना है, इस प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है। चलिए जी, यस मैम, हाँ जी। आपके सवाल आज के सेशन के लिए कुछ सिंक इन किया हो, कुछ पूछना है मैम कर लें फिर आपसे। वैसे हम बता दें, हमें ऐसे लग रहा है आज हम साइकोलॉजी की क्लास ले रहे हैं यूनिवर्सिटी में बैठ के, और आप हमारे स्टूडेंट्स हो। जी मैम, जी मैम। जो भी आपने दुआ बोला उसको कंप्लीट कर देती हूँ। रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। बिल्कुल। तो एक लाइट मूड में ही बात कर रही हूँ। अभी आपने ट्रस्ट की बात की थी कि एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके ऊपर आप ट्रस्ट करो और अपना कोई जो भी आपकी बात है या सीक्रेट है उसको आप शेयर करो।
तो ऐसे ही रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि जब मुझे कोई बात बताता है, वो कहता है कि मैं आप ही के साथ बात कर रहा हूँ, तो ये सीक्रेट है, तो किसी को नहीं बताना। तो कहता है कि मेरा आगे कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी होता है जिसको मैं कहता हूँ कि ये सीक्रेट है, नहीं बताना, और उसका आगे होता है। तो ऐसे करते करते पूरे ग्रुप में वो सीक्रेट जो है वो फैल जाता है। तो ट्रस्टवर्दी क्या हुआ? यही मैम देखो, आपको बताया अभी कि एक बंदा जिसके साथ आप रिलेट कर सकते हैं। अभी ना मैंने एक टर्म यूज करी थी, वैलिडेट। एक बंदा जो आपकी इमोशंस को वैलिडेट करता है, जो आपकी बात को सुनता है। एक होता है सुनना और अनसुना कर देना। आपने किसी से बात की, उसने सुनी और अनसुनी कर दी। एक जिसने सुनी और रिफ्लेक्ट बैक भी किया, यानी कि आपकी बात को सुन के उसको महसूस किया और आपको एक सोल्यूशन भी दिया साथ में, या आपको इतना बोला लेट्स कम फॉर हेल्प, लेट्स गो फॉर हेल्प, चलते हैं चलो, आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो। और है कि आपको लगा ये बंदे से बात करना तो फायदा ही नहीं है, इसने सुन तो लिया, इसने करना कुरना कुछ नहीं है, ये हम सबको पता होता है। तो जो वो वैलिडेट करता है आपकी बात को, उसके साथ आपने बात करनी है। और मैंने इस पे एक एम्फसाइज दिया था कि जब हमें ये डिसऑर्डर्स आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं, तो सबसे पहले हमारा ट्रस्ट खत्म होता है। वी गो इन डाउट, डाउट ऑन सेल्फ भी होता है और डाउट ऑन अदर्स भी होता है। पहले तो अपने ऊपर ही डाउट हो जाता है ना, अपने वजूद पर ही डाउट हो जाता है कि मुझे हो क्या गया है, और फिर हम दूसरों पे भी डाउट करते हैं कि ये तो मुझे जज ही करेंगे। अगर मैंने इनको ये कोई बता दिया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो ये मेरी इस वीकनेस का कहीं ना कहीं फायदा ना उठा ले बंदा, इस वजह से हम कर ही नहीं पाते। उस टाइम पे आपको अपने साइकोलॉजिस्ट, अपने थेरेपिस्ट के पास जाना है। वो आपको कभी जज नहीं करेंगे, वो कभी आपकी खिल्ली नहीं उड़ाएंगे, मजाक नहीं उड़ाएंगे। आपका एक्सपीरियंस, आपके लाइफ के इतने सारे इवेंट्स होते हैं, हमें एक्सपीरियंसेस बता देते हैं, इससे मैं बात करूं कि ना करूं। ये हम सबको लाइफ में इतना कुछ होता है, हमें पता भी होता है कि मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। आपको लगता है इस टाइम पे मेरी बात कोई नहीं समझेगा, देन सेफ ऑप्शन इज गो टू अ थेरेपिस्ट। सेफ ऑप्शन, प्ले सर ने सेफ। कुछ पूछना था। हाँ जी सर, आप कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ, कि जैसे साइकेट्री की क्लास में बैठे हैं, इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। और मोर ओवर जिस आदमी ने ये स्क्रिप्ट कंस्ट्रक्ट किया और आपके एक्सप्लेन करने का तरीका रियली बियॉन्ड इमेजिनेशन है और Thank you, डिजायर। थैंक यू जी, थैंक यू। मैम ये कहूँगा, मैं हम लोग डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, लेकिन मेंटली ऑलमोस्ट हम लोग इग्नोरेंट हैं आज की डेट में। अगर ये बताऊं मैं कि ये स्क्रिप्ट आपके लिए थी, बिल्कुल थी। आपको याद है, आपको मैंने कुछ कहा था थोड़े दिन पहले। बिल्कुल कहा था मैं। ठीक है, वो ये बिल्कुल। थी, आपको उस दिन बताया गया था। एक्चुअली ये हमने प्रिपेयर किया था, जो हमने 2 दिन पहले, जिस दिन आप आए थे छोड़ने बच्चे को, हम वुमेन्स मेंटल हेल्थ सेलिब्रेट कर रहे थे। बट ऑन द स्पॉट हमारा जो था वो थीम चेंज हो गया, कि हमने एक क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह कर ली, बट इट वाज प्रिपेयर्ड फॉर द सेम। और ये आप सबको, आप जितने भी फैमिली मेंबर्स आते हो ना हमारे पास, तो हम कई बार ये देखते हैं कि हम थोड़ी लेट हो जाते हैं बात करने में, हम हेल्प सीख करने में थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। तो जितने फैमिली मेंबर्स, क्योंकि मैं क्लियरली बता दूं कि अगर हमारे पास एक लव्ड वन है तो उसके साथ 5 लव्ड वन और हैं। अगर एक लव्ड वन है तो उसके मम्मा है, पापा है, भाई है, बहन है, कोई भी है। तो जब हम उनके सेशन साथ में लेते हैं, या हम डाटा इंटरवेंशन करते हैं, या फैमिली इंटरवेंशन करते हैं, सो वी सी दैट लॉट ऑफ मिजरी इज गोइंग ऑन। तो ये जो हमने आज ट्राई किया है, वी नो कि हमने बहुत थोड़े टाइम पे बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। हमारे जो क्रू के मेंबर है ना, डॉक्टर भाटिया, उन्होंने हमारी लाइफ स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग इतनी शार्प कर दी है, तरह तरह से सिचुएशंस दे दे के, कि जब हम सोचते हैं फिर हम सोचते हैं इस पे बात कर लेंगे आज, इस मैम पे आप बात जो कर लेंगे। एग्जांपल देते हो ना और एक्सप्लेन करते हो ना, उसमें शब्द जो यूज करते हो वो क्वाइट हार्ट टचिंग होते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ जी, ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂਟਲੀ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਵੀਕ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂਟਲੀ ਹੱਥ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦਿਸੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਆਹ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਕ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੱਲ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਉਣੀ ਆ।
ਠੀਕ ਨਹੀਂ, इसीलिए ਪਰ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹਜਮ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਵ ਦਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। अब देखिए ना, कई बार हम जब बीमार होते हैं हम पूछते ही है ना कि कौन से डॉक्टर पे जाऊं। अब आप बोलोगे तो कोई आपको रेफर करता है ना कि आंखों के डॉक्टर पे अगर दिखाना है, तो सारे कहते हैं ठीक है जी ओम प्रकाश पे चले जाओ या डॉक्टर दिलजीत पे चले जाओ। अब बोलने पे ही है। अब हम तो खुद कहते हैं सोर्स ऑफ रेफरल, कि हम बोलेंगे तो हम आगे किसी को बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, यहाँ पे वैलिडेशन होती है, यहाँ पे कॉन्फिडेंशियलिटी, यहाँ पे अटमोस्ट अनकंडीशनल रिस्पेक्ट और रिगार्ड का ध्यान रखा जाता है। तो अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो हम किसी की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, ना अपनी कर पाएंगे। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਔਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇੱਕ Agree. ਹੁੰਦਾ ਆ। बिल्कुल टोटली एग्री। चलो हम अगली बार ही कम्युनिकेशन पे बात करेंगे। सबको यही लग रहा है। नहीं, ये हमारे लिए भी बना है। नहीं, ये आप जिस दिन आए थे उससे पहले का बना हुआ है सर। मैं मैम इससे पहले का बना। मुझे पर तो मैंने कभी आपको कभी बताया था कि कुछ है आपके लिए, ये मैंने बताया था। हाँ मुझे जी तो मैम। कभी कभी ये लगता है कि ये मैं साइकोलॉजी की क्लासेस और अध्यात्म की क्लासेस इकट्ठी लगा रही हूँ। क्योंकि हम तो जो कहते हैं कुछ आप हमारा बताती मॉडल हो- ही बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल पे है। हाँ। तो हमारा स्पिरिचुअल मॉडल तो आ ही जाता है कि अपनी थॉट की क्लैरिटी, अपनी फीलिंग्स को मतलब चेक करना, ये स्पिरिचुअल मॉडल के ही बेसिस है। जो बातें अध्यात्म में बताते हैं वही साइकोलॉजी में भी एंड मैम ये सारा हमारा एक्सपीरियंस बेस्ड ही है, रिसर्च बेस्ड ही है। हम डे टू डे जो चीजें देखते हैं अपने लव्ड वन या उनकी फैमिली जो स्ट्रगल कर रही है, वी ट्राई कि हम उस पे बात करें ताकि वो हेल्प हो सके किसी भी तरीके मतलब वी फॉलो दैट BPSS मॉडल ना, बायो साइको सोशल स्पिरिचुअल मॉडल। मतलब अपने एडिक्शन के ट्रीटमेंट में तो हम सारे कंपोनेंट्स को फिर अलाइन करते हैं कि खाली फिजिकली नहीं, मतलब तभी हम कहते हैं कि हमारा अप्रोच जो है होलिस्टिक अप्रोच है कि हम बायो पे भी, नहीं तो आप लोगों को भेज देते डिटॉक्स करा के, फिर तो रिहैब की जरूरत ना होती। तो हम दूसरे उसके कंपोनेंट पे आते हैं, आपके साइकोलॉजिकल, कि आपकी सोचें, आपके मूड, आपका बिहेवियर आपको दिखना शुरू हो जाए। देन उसके बाद ये ठीक होना शुरू हुए तो आपकी सोशल लाइफ, आपके रिश्ते अपने आप ठीक हो जाएंगे। देन उसके बाद लास्ट पे आते हैं स्पिरिचुअल की, अब बाकी 3 जो आपके कंपोनेंट ठीक हो गए, अब हम क्लैरिटी पे चले, अपने लाइफ के पर्पस, अपने मीनिंगफुल कनेक्शन की तरफ आगे बढ़े। तो दैट इज गुड वन एंड थैंक यू सो मच। आज आपने वुमेन्स डे पे वुमेन्स को एड्रेस किया, उनकी Thank you, मेंटल थैंक यू जी, Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू Thank सो मच। थैंक यू। टाइमिंग किसी का कोई सवाल?